दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक। आज हमारे मेहमान हैं रोली सिंह जी, जो एक समाजसेवी हैं और उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। अलग अलग क्षेत्र में काम करती हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, समाज में जागरूकता से लेकर समाज को आईना दिखाने तक का हर काम करती हैं। मैं सबसे पहले रोली सिंह जी से कहूंगा कि वो अपना थोड़ा सा परिचय दें, उसके बाद इस वार्तालाप को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया, जो आप हमें इनवाइट किए यहाँ पर। मैं रोले सिंह बनारस से हूँ। मेरा पूरा नाम रोले सिंह रघुवंशी है। मैं एक खुला आसमान संस्था चलाती हूँ। बच्चों और महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर मैं काम करती हूँ। जी। हेलो। जी जी। हाँ मैम। आ- मैम, आप किस नाम की संस्था चलाते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम है खुला आसमान संस्था। जी। ये संस्था एक बंद कमरे से शुरुआत हुई थी। जी। बंद कमरे से इन द सेंस कि मैं जब बंद कमरे की बात करती हूँ, 2016 में मेरी शादी हुई। शादी के पहले भी मैं सोशल वर्क वगैरह करती थी, लेकिन किसी न किसी कारण से मेरा काम रुक गया। और वो रूम कभी, हमारे रूम का कभी खिड़की खुला ही नहीं उन 5 सालों में। तो मुझे बाहर निकलने के लिए निकलना ही था। एक विजन लेकर के महिलाओं का निकलना था कि आखिर में वो घुटन क्या क्या होता है। तो बड़े बारीकी से अपने जीवन का अनुभव लेकर के, औरों का के जीवन का अनुभव लेकर के मैं खुला आसमान संस्था चलाती हूँ, जिसमें महिलाओं के सर्वांगीण विकास का मतलब पूरा सब कुछ उसमें बता ही, वो क्या बोलना चाहती है, सब कुछ उसका सारा ड्रीम खुला आसमान के अंदर वो पूरा होता है। मैम, कोई ऐसा अनुभव जो अभी समाज सेवा के दौरान आपको महसूस हुआ हो महिलाओं को लेकर, जैसे अभी महिलाओं में पिछड़ापन है, शिक्षा का अभाव है। सबसे बड़ा अनुभव तो मुझे ये लगता है कि बचपन से ही मैं सुनते आई हूँ कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। जी। ये अनुभव एक ऐसा चीज है कि हम आधी आबादी में भी ना, अगर 75% महिलाएं भी एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लेना, तो इतना खूबसूरत समाज बनाया जा सकता है कि मैं कह नहीं सकती। तो मेरा बस अनुभव यही है कि महिलाओं को एक जबरदस्त होता है ना, बाउंडिंग के साथ रहना बहुत जरूरी है। रही बात पिछड़ा या सारा चीज जिसमें हम निगेटिव सारे वर्ड को जोड़ सकते हैं, महिला अपने आप में ही सक्षम है। वो चाहे अनपढ़ हो, चाहे यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हो, महिलाओं का दर्द एक ही है। उसको पढ़ाई से या डिग्री से मैं नहीं माप सकती। मतलब कैसा दर्द है, थोड़ा बता पाएंगे? बिल्कुल, वो दर्द एक ऐसा है कि हमारा जो समाज है ना, वो दो यम दर्जे का महिलाओं के लिए काम करता है। कभी हम सोचते हैं कि डिग्री ले लेने के बाद घरेलू हिंसा रुक सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी। वहां पर हमें लगता है कि और ज्यादा है। पिछड़े वर्ग में तो महिलाएं अब खुल करके बोलती हैं, वो महिलाएं थाना जाती है। जी। लेकिन ये जो अपर क्लास और हायर क्लास की महिलाएं हैं ना, वो लिपस्टिक लगा करके चीजों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ओके। बचता कुछ नहीं है। मैं जी। दीपक भी बताऊं, बचता कुछ नहीं है उनके पास। ओके। तो कहीं ना कहीं ये छिपावट, ये रुमाल का तह करना, ये महिलाओं को चुप रहना, ये जो हम सिखाते हैं ना। और सबसे बड़ा चीज आज की भी डेट में मैं महसूस करती हूँ कि जो परवरिश है ना, हम्म। डोली और अर्थी के बीच करना, कि बता देना कि भाई यहाँ से तुम्हारा ससुराल के लिए डोली निकलेगा, वहां से सिर्फ अर्थी आना चाहिए। आज के भी 21वीं सदी में जब मैं ये पेरेंटिंग देखती हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हम क्या कर रहे हैं। जी। जी। तो बतौर समाज सेवी का आपको क्या लगता है कि इसको हम कैसे बदल सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं इन चीजों में, या जैसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में बढ़ाकर कर सकते हैं, इत्यादि। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 5 साल से कभी बोली नहीं थी।
मैं जी। चुप थी। मैं अपने लिए एक आवाज नहीं उठा पाई। आज भी एक तकलीफ है मेरे अंदर की वो 5 साल का गोल्डन पीरियड मेरा कोई वापस नहीं ला सकता। सबसे बड़ी बात होती है कि महिलाओं के अंदर ये चीज है कि हमें बोलना जरूरी है, तभी एक सुधार आ सकता है। कुछ भी हो, करके बोलो, रो करके भी बोलो, लोग क्या कहते हैं ये छोड़ करके सिर्फ बोलना जरूरी है। ओके। और उससे जो जबरदस्त चेंजिंग आएगी ना, मैं बताऊं कि मेरे खुला आसमान के अंदर जब मैं कभी प्रोग्राम रखती हूँ या रोज पर डे मेरे पास जो केसेस आते हैं, 15-20 महिलाओं की गैदरिंग, उनको लगता है कि वो रोली से कुछ कह लेंगी तो चीजें शॉर्ट आउट हो सकती है। मेरी महिलाएं थाने नहीं जाती। मैं मजेदार बात बताऊं कि मेरी महिलाएं थाने नहीं जाती, वो हमारे खुला आसमान में आकर के, क्योंकि महिला के अंदर ना सबसे बड़ी बात होती है कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाती है कि सिर्फ वो बोले, मन के अंदर जो भी गांठ है वो सबके सामने वो खोल करके रखना चाहती है। तो सब मुझे लगता है कि राजनीति हो चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, सबसे बड़ी बात है कि महिला जिस दिन बोलना शुरू कर देगी ना, उस दिन काफी हद तक चीजें संभल सकती है। ओके। तो मतलब शिक्षा से इसका कोई मतलब नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि हम जो शिक्षा सबको जरूरत है, जी। सबको लेनी चाहिए। मैं खुद पाठशाला चलाती हूँ खुला आसमान में, सबको लेनी चाहिए। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस या महिला उत्पीड़न की समस्या कोई एजुकेशन से रिलेट नहीं है। मैं आपको एक तो बात क्लियर कर दूं। तो कैसे इसको, अगर मैं मतलब कैसे कैसे दर्द इसको, का जो आप आपने बताया कि जो घरेलू हिंसा होती है वो बड़े घरों में भी होती है, या जो अच्छे शिक्षित परिवार है, या डॉक्टर, इंजीनियर, या और प्रोफेसर है, उनके परिवारों में भी होती है। वो सिर्फ मेकअप से अपने उस हिंसा को छुपा लेते हैं, आपका कहने का मतलब ये है। तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और उस उन केसों को हम कैसे घटा सकते हैं, भारतीय बतौर भारतीय समाज उनको हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है दीपक जी, मैं हर बार बस यही बोलती हूँ कि बोलने से अभी हम क्या सिखाते हैं कि हमें चुप रहना। आज के भी समाज में हम समझाते हैं लड़कियों को कि आपको चुप रहना है, कुछ भी हो आपको चुप रहना है। बच्चे को का चाइल्ड अब्यूजिंग का केस आया तो आपको चुप रहना है। हम जिस दिन बोलने लगेंगे ना, हम कंफर्ट हम महिला होकर के दूसरी महिला को जिस दिन हम कंफर्ट फील करा सकते, कराना शुरू कर देंगे ना, काफी हद तक चीजें शॉर्ट आउट हो सकती है। काफी हद तक हम सोचते हैं कि क्योंकि हम आधी आबादी में है, फिर भी हम एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ना चाहते हैं। फिर भी हम पता नहीं किस कहाँ भागने की कोशिश करें, कहाँ, और पता नहीं क्या छुपा रहे हैं। और सच बताएं, महिलाओं का दर्द वो दिख ही जाता है, वो कितना भी छुपाए ना, वो दिख ही जाता है। तो मेरा बस यही है कि बोल करके, बातचीत करके, एक माहौल ऐसा क्रिएट करके, क्योंकि आज मैं देखती हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स है, वो जब उनसे बातचीत होता है या जब मैं व्हाट्सएप के स्टेटस पर या फेसबुक पर जब पोस्ट डालती हूँ अपने से रिलेटेड, क्योंकि मेरे सारे पोस्ट मेरे से रिलेटेड जाते हैं, उसमें एक मैसेज आता है कि क्या मैं आपसे कुछ शेयर कर सकती हूँ। मैं आपको एक घटना बताऊं कि मैं कुछ महिलाओं से रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ उलझुल बात करती रहती हूँ। 11:30 बजे मेरे पास एक मैसेज आया कि आज के बाद से मैं तुम्हें मैसेज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त रहती हूँ तो मैं मैसेज कम देखती हूँ। जी। इस पर मेरी नजर गई कि अरे क्या हो गया, क्योंकि तुम हमारी बात कब करोगे। मैं उनको उसी रात कॉल की और वो महिला रोई जा रही थी 11:30 बजे। जब वो मेरा आवाज सुनी और वो रोई जा रही थी कि तुम हमारी बात कब करोगी, तुम हमेशा पिछड़े वर्ग की बात करोगी, बेगर्स कम्युनिटी की बात करोगी, हमारा दर्द तुम्हें पता है। और सोचिए कि ये वो औरत है जिसके बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएशन पास आउट है, वो महिलाओं का दर्द है। तो हम इसको आम, बता नहीं सकते, पैमाना में नहीं रख सकते कि ये कौन झेल रहा है कौन नहीं झेल रहा है, स्वीपर नहीं झेल रही, प्रोफेसर नहीं झेल रही, झेल सब कुछ रहा है, बस हम छुपा रहे हैं समाज की वजह से। ओके, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भारतीय संस्कृति के नाम पर अपने घरों में हिंसा छुपा रहे हैं, अपना दर्द छुपा रहे हैं? मैं इसको संस्कृति से नहीं जोड़ूंगी। हमारा संस्कृति कभी ये नहीं कहा कि हमें अपने दर्द को रोकना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने यहाँ का देखें, जहाँ मेरी परवरिश हुई, वहां अपनी पेरेंटिंग को देखूं तो हमारे यहाँ जेंडर
का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम जेंडर जैसा वर्ड यूज ही नहीं कर सकते। हम अपनी दादी की पीढ़ियों तक देखते हैं तो वो कमांडिंग हमेशा औरतों के ही हाथ में रहा। जी जी। तो इसको इससे नहीं कर सकते कि कल्चर बेस या कुछ भी। आज भी हमारे यहाँ मायके में महिलाओं का पूरा अधिकार है। प्रॉपर्टी हो चाहे लैंडलॉर्ड हो, उसमें महिला का अधिकार एक रहता है। मैम तो हम मैम उसको मैं यहाँ कल्चर पर आपको बेसिस। टोकना चाहूंगा, आप गलत कह रहे हैं। भारत में लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है, ये भारतीय समाज की हकीकत है। और दूसरा, देखिए आप एक और चीज, कि महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती है घर में। पहले बाप के नाम पे होती है, बाप के बाद बेटे के नाम पर ट्रांसफर होती है। ये एक भारतीय संस्कृति या सभ्यता का वो है। और दूसरी बात, रही बात आपने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं रहा है। भारतीय संस्कृति में ऐसा रहा है, महिलाओं को 5 भाइयों ने बांटा है, ये भारतीय ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है। उस महिला ने इसका विरोध नहीं किया। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे संस्कृति सभ्यता में ये चीजें रही हैं, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न। ऐसा भी नहीं है कि महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न ही हुए हैं। महिलाओं के नाम पर महाभारत भी हुआ है, और रामायण जैसी घटना भी हुई है, वो भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मगर ये नहीं कि हम सिर्फ अच्छा ही ग्रहण करें, बुराइयां भी हैं उसे हमें स्वीकार करने पड़ेंगी। ठीक है, मेरा अगला देखिए सवाल रहेगा। मेरा अगला सवाल रहेगा कि आपने इतने साल समाज सेवा कर ली है, इस दौरान आपको क्या महसूस हुआ कि समाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? राजनीतिक तौर पर बेहतर किया जा सकता है, या बदलाव किया जा सकता है राजनीतिक तौर पर, या फिर हमें कुछ ऐसी संस्थाएं बनानी पड़ेंगी हर गांव या हर जिले में, जिससे महिलाओं से लेकर गरीब, दलित, जो और भी जातियां हैं, उनको हम बेहतर आगे ला सकें। सबसे पहले तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले तो महिलाओं को एकजुट होने की जरूरत है। ओके। एकजुट होने की जरूरत है। ठीक तब है। जाकर के हम बेहतर समाज बना सकते हैं, ठीक। जहां तक मुझे समझ में आता है। और इसके अलावा? मुझे बस यही लगता है क्योंकि अभी हम एकजुट नहीं है। ये एकजुट ईमानदारी नहीं। है कि हमें इसकी एक कमी खलती है कि कहीं ना कहीं हमें एक प्लेटफॉर्म पर एक होना होगा। अगर ठीक। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक आगे का रोड मैप नहीं किया जा सकता। इसी तरह हम राजनीति में और हर चीजों में फंसते ही जाएंगे। आपका क्या प्लान है बतौर समाज सेवी? क्या इन फ्यूचर अगर आपको राजनीति में मौका मिलेगा, तो क्या आप राजनीति में आना चाहेंगे और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो मेरे लिए और गर्व की बात होगी कि राजनीति में, लेकिन आज की जो राजनीति है दीपक जी वो आप भी जानते हैं। लेकिन बतौर महिला हमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। जी। तो अगर आपको मौका मिलेगा तो आप राजनीति में आना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। तो आपने संस्था शुरू की, और इस संस्था शुरू करने के लिए आपको किसने बताया, मतलब कि आप एनजीओ बना सकते हैं? कुछ उनके बारे में बताएंगे जिसने आपको गाइडलाइन किया इसके बारे में? ये स्टोरी बहुत मजेदार है। जब मैं क्लास 8 में थी तो एक होता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्या आपको आपका एम होना चाहिए लाइफ में। तो उस समय मेरा एक एम था कि मुझे यूएसए सेटल्ड होना है। मुझे वहां से जाकर के चुनाव लड़ना है, वहां की नागरिकता लेनी है और इंडिया में मुझे अनाथालय खोलना है। और ये सब के बीच में मुझे मैक्सेस अवार्ड भी पाना है। वो क्लास 8 का एक पूरा सिनेरियो था कि बस यही मुझे करना है। और जब मैं कॉलेज में बीएचयू में आई तो बहुत सारी चीजों से होकर के गुजरी। उस समय जो मुझे चुभन था मेरे काम में, बेगर्स पर मैं काम करती थी। अगर मैं आज आप लोगों के सामने हूँ तो कहीं ना कहीं सो कॉल्ड किसी पढ़े लिखे समाज के वजह से नहीं हूँ, ना कि अपने सारी डिग्रियों के वजह से हूँ। उस बेगर्स कम्युनिटी की वजह से मैं आपके सामने आज इंटरव्यू भी दे पा रही हूँ। क्योंकि 2010 में मैं 20 परिवार अडॉप्ट की थी बेगर्स का। आज कहीं ना कहीं हमारे बेगर्स कम्युनिटी कहीं रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, कहीं अपना ठेला लगा करके काम करे, मतलब वो अर्निंग 8 से 10 हजार रुपए वो अर्न कर रहे हैं। जब 2016 में मेरी शादी हुई तब तक मैं अपने काम को छोड़ चुकी थी कि अब ठीक है मुझे वहां टाइम देना चाहिए।
वहां जब 5 साल टाइम और सारी चीजों को देखने के बाद ये था कि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। जिसके रूम का विंडो तक नहीं खुल रहा है वो क्या करेगी। तो हमेशा ये लगता था कि अब बस सुसाइड, लास्ट चीज बस सुसाइड है। लेकिन होता है ना कि आपको कोई ना कोई मोटिवेट। तो जब मैं अपने प्लेस पर आई थी जहां बेगर्स का काम की थी, वो महिला मुझसे बोली कि मैडम आप वापस आ जाइए, हमें बहुत जरूरत है आपकी। और आपको हम बताए कि जब हम लोग काम शुरुआत किए थे तो हमारे हाथ में कटोरा था। आज मैडम आपके वजह से 2 दिन लगता है रूम खाली करने में। जब हम कहीं रूम शिफ्ट करते तो 2 दिन लगता है, इतना सामान हम भर लिए, आप वापस आ जाइए। वो टचिंग लाइन था। और फिर मैं नई संस्था बनाई, नए सिरे से काम की। ये था कि फिर अगर अपने ग्राउंड पर आऊंगी तो लोग पहचानेंगे। यहाँ तो 5 मिनट में लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं। मुझे तो 5 साल बाद वापस आना था। तो बच्चों के माध्यम से आज तकरीबन मैं 150 परिवार से जुड़ी हूँ। 5,000 बस्तियां मेरे पास है जिस पर मैं काम करती हूँ। और उनके एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के, महिलाओं पर काम करती हूँ। पैड डिस्ट्रीब्यूशन हर एक उस पर मैं टच करने की कोशिश करती हूँ। उसमें बदकही जरूर करती हूँ। रोज का जो बदकही का जो कॉन्सेप्ट है ना वो रखी हूँ कि जो भी तुम्हें दिक्कत है, जो भी परेशानियां है, तुम आओ, तुम बोलो। वो 3 बजे से 5 बजे का जो समय होता है, और आपको मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे दर्द सामने आते हैं ना, तो उसमें मुझे लगता है कि जो मैं 5 साल झेली हूँ ना वो दर्द तो बहुत कम है। तो खुला आसमान ऐसे ही काम कर रहा है और ऐसे ही संस्था बनी, एक बंद कमरे में बनी हुई संस्था है कि वो बाहर निकलेगी तो वो कैसा समाज चाहेगी। ठीक ठीक ठीक। तो आप भी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का शिकार हुए हैं, आपकी बातों से ऐसा लगता है। जी। हाँ, और बाकी आपने अपनी इच्छाएं जताई हैं कि आप भविष्य में राजनीति में आ सकते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ, आजकल एनजीओ के नाम पर बहुत सारा घपला हो रहा है। मतलब लोग एनजीओ खोलकर टैक्स बचाने के नाम पर लोगों से पैसा ले रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हो रही है। मैंने भी बहुत सारे एनजीओ के बारे में मैं भी जांच पड़ताल करता रहता हूँ, तो मैंने भी ये पाया। मेरे साथ भी एक घटना हुई थी। मैं 5 साल पहले जब राजस्थान में एक एनजीओ थी, उस एनजीओ के लिए मैंने काम किया था एज ए वॉलेंटियर। तो उस बाद में मुझे पता चला कि उस एनजीओ का कुछ और ही कारोबार चल रहा था। तो कुछ इस टाइप का भी मतलब चल रहा है एनजीओ के नाम पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताऊं कि जब शुरुआत में 2010 में जब मैं शुरुआत की थी तो बड़े बड़ी स्ट्रिक्ट रही थी मैं। ये 12A फंडिंग, ब्लैक मनी, ये जो आप जो कहना चाह रहे हैं इससे बचना था मुझे। क्योंकि जो आपके शब्द आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार का कि एनजीओ का मतलब यही लोगों का कॉन्सेप्ट ही था कि बस पैसा इधर उधर, वो पीछे क्या हो रहा है। लेकिन हम जैसे जो समाज सेवी है ना, जब वो बाहर निकलते हैं ना तो वो कई चीजों को लेकर के निकलते हैं। उसका बहुत ड्रीम, मतलब ड्रीम इन द सेंस ये कह सकते हैं कि मैं अपने, ये जो खुला आसमान है ना, तो जब मैं इन लॉज से निकल रही थी तो मेरे पास सिर्फ एक बैग था और खुला आसमान का सपना था। मुझे ये, मेरा कोई रोड मैप नहीं था कि पैसा कहाँ से आएगा, हम कैसे काम करेंगे। आज भी है, वो कैसे होता है, कैसे हम लोग काम करते हैं, वो सिर्फ हम जानते हैं कि लोकल कम्युनिटी कैसे मदद करता है, कहाँ कहाँ से कैसे मदद करता है। तो समाज सेवा आज जो प्रोफेशनली जो चल रहा है ना, मुझे लगता है कि वो मन और वो आत्मा से अगर की जाए तो पूरी प्रकृति आपको जोड़ने के लिए तैयार रहती है। पर रही बात कि लोग क्या कह रहे हैं, हमें उसको छोड़ करके हम क्या कर रहे हैं, हमें उसके उसके ऊपर देखना चाहिए। मैम, भारत में हजारों एनजीओ हैं जो फॉरेन कंट्रियों से भी डोनेशन लेते हैं, जी और जी। समाज सेवा के नाम पर जो विदेशी संस्थाएं हैं उनको मूर्ख बनाती हैं, और समाज सेवा के नाम पर कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सभी संस्थाएं जो भारत में एनजीओ हैं या जो चल रही है एनजीओ के नाम पर, अगर वो सही से ईमानदारी से काम करें, मैक्सिमम 5 या 10 साल लगेंगे भारत की गरीबी या भारत को बेहतर बनने में। सहमत हूँ मैं आपसे, इस बात पे मैं आपसे सहमत हूँ। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? और जो एनजीओ भी है,
वो नेताओं के जो करीबी लोग होते हैं उन्हीं लोगों को प्रोजेक्ट मिलते हैं। सरकार के जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो नेताओं के करीबी लोगों को ही मिलते हैं। तो इसको आप कैसे देखिए थोड़ा ये कहना चाहेंगे, इसको क्या मतलब ये जो चीजें होती हैं, एक जो घपला होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत। देखिए ये जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सारा रूपरेखा है, ये 1857 का ही रूपरेखा आज भी हम आंख बंद करके चलते चले जा रहे हैं। चाहे वो आप पुलिस का देख लीजिए, चाहे नेताओं का देख लीजिए। बड़ी विडंबना है हमारे समाज का कि अंगूठा छाप मंत्री को सैल्यूट हमारे यहाँ का आईएएस ऑफिसर मारता है। जी। ये उससे बड़ी विडंबना है। तो जब जी। अंगूठा छाप मंत्री संसद के मंदिर में जाकर के बैठ रहा है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे और किससे उम्मीद करेंगे? ये जितनी बातें आप बोले कि फंडिंग, ये सारा रोड मैप या 10 सालों में हमारा, ये हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन विडंबना बस इतनी है कि आज का जो राजनीति परिप्रेक्ष्य है ना, वो कुर्ता पैजामा सफेद कड़कदार वाला चल रहा है। नहीं जमीनी नहीं, स्तर के नेता। आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नेता तो करप्शन करते ही करते हैं। मुझे नेताओं पर बात नहीं करनी है। मुझे बात ये करनी है कि समाज सेवा के नाम पर हजारों एनजीओ भारत में चल रही हैं, जो बाहरी देशों से भी पैसा उठवाते हैं या मांगते हैं, और सरकार भी उन्हें प्रोजेक्ट देती है। लेकिन उसके बावजूद भी समाज में जो जिन प्रोजेक्ट के माध्यम से समाज का भला होना चाहिए या बेहतरीन होना चाहिए, वो ना होकर जो एनजीओ चलाता है उसका भला हो जाता है। ये तभी मुमकिन होगा जब हमारा पॉलिटिक्स, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट होगा। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ जी। कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन या जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं, जी। सबको सब कुछ पता है। जो आप बात बोल रहे हैं ना, वो सबको पता है। जी। हमारे इर्द गिर्द भी होते हैं, वो सबको पता है, लेकिन हम चुप है क्योंकि उसके पीछे वही बात है कि नेता है, मंत्री है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही है। जी। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करने की जरूरत है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी एनजीओ आंदोलन कर दे इसके लिए? क्या चीज? सभी एनजीओ मिलकर, अगर सरकार घूस मांगती है या संस्थाओं में बैठे अधिकारी घूस मांगते हैं, तो उनके खिलाफ आंदोलन कर दे, विरोध कर दो उनका मिलकर। आज आप एक पोस्ट तो सरकार के अगेंस्ट आप नहीं कर नहीं सकते। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आंदोलन का। आज ये दौर आंदोलन का नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। अगर आप आंदोलन करने जाते हैं तो सरकार ऑलरेडी मजबूत सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है। ये ओके। डर नहीं है मेरा, लेकिन हमें लगता है कि बड़े साइलेंट वे में हमें काम करना पड़ेगा और बहुत प्यार से। आप समाज सेवा को कैसे देखते हैं? समाज सेवा को आप किस नजरिए से देखते हैं? मतलब होता है कि एक होता है कि अपने समाज का भला करना, एक होता है कि संपूर्ण समाज को बदलना है, और उसमें क्या क्या कमियां हैं उन कमियों को सुधार करना है। कमियां अपने घर से शुरुआत होती है सुधारने की। तो आपने अपने घर में क्या कमियां सुधारी हैं? मैं अपने घर का कमी, मेरी परवरिश जो हुई ना, वो जातिवाद के हिसाब से हुई। मैं राजपूत हूँ, मैं जमींदार परिवार की लड़की हूँ। मैं हरिजन के घर पानी नहीं पी सकती, मैं किसी दूसरे के घर पानी नहीं पी सकती। ये हमारे यहाँ का कल्चर था। लेकिन जब मैं कॉलेज में गई और जब काम करने लगी, तो वो चीजें अपने घर से पहले शुरुआत की। पहला ये, मेरे हाथ से जातिवाद हटा। आज सारे लोग मिल बैठ करके काम करते हैं और खाना पीना सारा चीज होता है। दूसरा चीज, जब हम पैड लेकर के, गुलाबी रंग का पैड लेकर के निकलते हैं, ब्लैक प्लास्टिक में अखबार में जब वो छुपाते हैं, वो चीज पहले मैं अपने घर से खत्म की कि आज वो पैड मेरे पिताजी ला करके रखते हैं। जितना मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, वो हमारे घर एकदम सामने टेबल पे पड़ा रहता है। मेरा काम है बस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ ये आया और मुझे ये बांटना है। तो दो चीज का सुधार अपने घर में मुझे लगा कि करना बहुत जरूरी था। तो ये की हूं मैं। रही बात और जो सामाजिक कास्टिज्म बेस की बात है, तो मैं आपको बताऊं कि जिस घाट पर मेरी क्लास चलती है, उस घाट को मैं बताऊं कि हरिजन, उनका नाम शिव है, हरिजन है वो। और बड़े उससे वो बोलते हैं कि मैडम मैं हरिजन हूँ। वो हमारे यहाँ 2:30 बजे आ जाते हैं, और वो कैनोपी पूरा वो साफ 3-4 बाल्टी से धोना,
और तब तक मतलब कि वो हो ना कि जब तक हम लोग घाट पे रहते हैं उस कैनोपी पर कोई चप्पल पहन करके नहीं जाता। और वो पढ़े लिखे नहीं है, आपको मजे वो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उनको ये लगता है कि हाँ मैडम बहुत अच्छा कर रही है, हमें इनके साथ रहना है। हमारे घाट पे जो झाड़ू लगाने वाला है, जब हम बच्चों को खाना खिलाते हैं तो कभी होता है ना कि कोई व्यस्त है तो हम ही पत्तल उठा करके फेंक दें, वो हमारे हाथ से आकर के पत्तल रोकते हैं कि नहीं मैडम, आप कहते हो ना कि जिसका जो काम है वही करेगा, आपका ये काम नहीं है, वो पत्तल फेंकेगा। हमारे यहाँ की जो स्वीपर महिला है, आपको एक बात बताऊं कि वो हाथ में झाड़ू, हमें मतलब हम महिलाओं को ये देखते हैं ना कि अगर वो स्वीपर हाथ में झाड़ू लिए तो उसके हाथ में सिर्फ झाड़ू ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ की स्वीपर जो महिला है ना, वो बैडमिंटन खेलती है। और उस समय रोली सिंह बैठ करके देखते हैं कि अरे यार ये क्या मजेदार है। हमारे यहाँ जो क्लास लेती है वो सीता भाभी, वो डोमेस्टिक वायलेंस की जबरदस्त शिकार है और 12 पास आउट है, लोगों के घर में वो खाना बनाती है। लेकिन वो 3 बजे से 5 बजे का समय निस्वार्थ भाव से बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने का समय देती है। वो जहाँ काम करती है ना, वहां के ओनर का कहना है कि सीता वहां क्यों जाती हो, वहां ना पेमेंट मिलता है ना कुछ मिलता है, वहां वहां क्या जा करके करना है। क्योंकि वो चीज हजम नहीं होती है कि सीता इतना नोबल वर्क कैसे कर सकती है। तो ये जो टेंडेंसी है ना कि महिला को, वो स्वीपर है तो सिर्फ वो झाड़ू लगाएगी, वो खाना बना रही है तो वो वही करेगी, ये सारा जो चीजें है ना, हम बड़े उससे जो कास्टिज्म है, हमारे यहाँ बेगर्स कम्युनिटी के भी बच्चे पढ़ते हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी के भी बच्चे पढ़ते हैं और हरिजन के भी बच्चे पढ़ते हैं। और मैम उसी मैम कैनोपी के नीचे सारे, ठीक ठीक, हाँ, मैं समझ चुका हूँ। सारे लोग, आपने अपनी संस्था में किन किन जातियों के लोगों को स्थान दिया है हर जाति के लोग हैं। आपकी मैं संस्था में? अपनी संस्था में जातिवाद को, नहीं हाँ नहीं, मेरी संस्था में कोई जातिवाद, आप मुझे बताइए, आपका सचिव कौन है, आपका कोषाध्यक्ष कौन है, ये मतलब सभी लोगों को आपने स्थान दिया है या सिर्फ आप मतलब यहाँ इंटरव्यू में ही कह रहे हैं? जी। आपकी संस्था बनी होगी, संस्था में एक अध्यक्ष होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, इसके अलावा सदस्य लोग होते हैं। आपने किसको सदस्य सबसे बनाए? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि आप जिससे बात कर रहे हैं बड़ी जमीनी लेवल की, मैं समाज सेवी हूँ, ये प्रोफेशनल शब्द कि पेपर्स मेंटेनेंस ये क्या करना वो करना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। और ये संस्था जो रजिस्टर्ड है, मैं 2 बहन हूँ और 3 ट्रस्टी मिलकर के ये चलाए, क्योंकि ये तब बनी है संस्था जब मैं वायलेंस की फेज से गुजर रही थी। कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट की जरूरत थी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए 3 या 5 मेंबर की जरूरत थी। तो हम 3 लोग मिलकर के शुरुआत की थी, लेकिन अभी ये मेंबर्स, ये कास्टिज्म, ये सारा चीज अभी बहुत दूर है। एक रजिस्ट्रेशन करा करके बस वो साइड में वो पेपर पड़ा है, बस हम ओके, काम पर ध्यान देते हैं। अभी आपका फोकस सिर्फ समाज सेवा करना है और समाज में जो कमियां हैं उनको दूर करना है, समाज को जागरूक करना है, आप ये कहना चाह बिल्कुल रहे हैं। और धीरे धीरे संस्था आपकी बड़ी बनेगी तो आपको मौका मिलेगा, तो तब आप हर समाज के लोगों को मौका देंगे अपनी संस्था में, आप ये कहना चाह बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि भारतीय समाज में एक महिला के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, एक सुधार कर सकते हैं? देखिए कमी बस वही है कि हम ये एक षड्यंत्र कह लीजिए, जो मैं शुरुआत में ही बोली, महिला ही महिला की दुश्मन है। इस टेंडेंसी को तो पहले तोड़ने की बहुत जरूरत है। महिला होने के नाते महिला अगर बोल रही है तो उसको सुनने की जरूरत है। एक महिला को महिला की बात पहले सुनने की जरूरत है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब मैं आई थी, मैं अपने काम में या किसी भी प्लेटफॉर्म में पहले खुद खुद की जर्नी की शुरुआत करती हूँ, खुद की पहले बात करती हूँ कि मैं क्या क्या फेस की हूँ, क्या क्या देखी हूँ। वहां से कुछ जो आता है, विक्टिम कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, जितने अंग्रेजी के जो शब्द है, वो पहले तो फेस करना। अच्छा ये कर रही है तो जरूर इनके पीछे कोई कोई सपोर्ट है, ये कर रही है तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। महिला के अंदर एक हिम्मत वो अपने अंदर खुद वो आती है,
वो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि जब रोली सिंह रघुवंशी जैसी महिला कर सकती है। मेरे पास सिर्फ एक बैग था, मुझे कि जाड़े का समय था और सिर्फ बैग था, खुला आसमान के सपने थे। और जिस घाट में मैं काम करती हूँ, वो घाट पूरा नशे से लिप्त घाट था। आज से 3 साल पहले उस घाट पे कोई महिला नहीं जाती थी, पर आज की डेट में पूरा घाट पर महिलाओं की चहलकदमी रहती है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं एक महिला बन करके, बड़े मजबूती से ढीठ बन करके कि हम यही हैं। जब तक वो महिला ढीठ खुद से नहीं बनेगी, तब तक चीजें बेहतर नहीं हो सकता। मतलब खुद ही एक महिला को सोचना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है, और अगर वो घरेलू हिंसा का शिकार है तो खुलकर आके बोलना चाहिए, उसे एफआईआर करवानी चाहिए और बिल्कुल। आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल। कि मेरे पिताजी ने मेरा ब्याह कर दिया, या यहाँ से मेरी डोली चली गई है वहां से अर्थी आएगी, ऐसा नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल। स्त्री को भी उतना जी ही जी अधिकार बिल्कुल। है, उतना ही हमारे समाज का दायित्व बनता है कि उसको सुरक्षा दें, सम्मान दें। आप ये कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप कोई जी संदेश देना बिल्कुल। चाहेंगे आजकल की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत रील्स में अपना समय वेस्ट करते हैं? सबसे जो रील्स है, जो टेक्नोलॉजी है, ये तो कहीं ना कहीं एक जरूरत तो है, लेकिन वो जरूरत एक हद के रूप में वो सीमित रहे तो वो ज्यादा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें बाहर से भी आती रहती है कि फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई, फिर शादी हो गई, फिर वायलेंस जबरदस्त हो रहा, हम एक दूसरे को जानते नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अभी आड़े आ रही है, एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। क्योंकि ये 13 साल के मतलब बच्चे जब पैदा नहीं हो रहे तभी से हाथ में मोबाइल दे देना, झुनझुना की जगह मोबाइल पकड़ा देना, तो समस्याएं हैं। उसको हमें मिलकर के टैकल करना है कि टेक्नोलॉजी को सही तरीके से हम कैसे यूज करें। ये सिखाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जयदीप पत्रिका को अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सुने भैया। थैंक यू।